चलिए देखते हैं, हम लोग यहां तक पढ़े थे वर्गीकी, जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों को समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों, उपवर्गों, कुल, वंश आदि में वर्गीकृत करते हैं। उनकी समानताओं विषमताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बस वर्गीकी में ये समझ लो कि जैव विकास से संबंधित हर चीज का अध्ययन किया जाता। काजी कितना दिन से पढ़ रहे हैं मेरे पास? खड़े हो जाइए थोड़ा। कितना दिन से? 2 साल हो गया। कितना बार टाइम चेंज हुआ है? तब का रोज फोन करके पूछते हैं कि सर जी ट्यूशन कब बजे लगी, कितना दिन छुट्टी हुआ है? उतना दिन में एक भी दिन तो हुआ था, ऐसा थोड़े ना है। अब हम मशीन थोड़े ना है कि रोज रोज पढ़ा देंगे, हमारा भी तबीयत खराब होता होगा, कभी कभी हुआ था। तो आपका पूछते हैं कि ट्यूशन लगी? आज ना दिवाली है, ना ईद है, ना बकरीद है, ना 1 जनवरी है, ना क्रिसमस डे है। अब फोन करके पूछते हैं सर जी ट्यूशन लगी? कल 8:30 बजे फोन किया, 8:15 बजे कह लेट हो गया है। अब करो बकलोलई वाला काम, बकलोलई वाला रिजल्ट आएगा तब ना बुझाएगा। अपने से यापन बर्बाद कर रहा है सब। ई एगो बहाना है, घर बार नहीं लगल टीसन, बीमार बड़न। कबो कबो तो हमारा ले पूछते हैं फोन करके लोग कि सर जी क्या हो गया है आपको? बोले हमारा क्या हुआ है, आप ही बताइए, आप ही बताइए हमको क्या हुआ है। तो सुने हैं कि लड़कवा का औरत बीमार है, तो बोले अच्छा बीमारियों पूछ लीजिए उसी से। हाँ हाँ, और सब मालिक हमारा हुए ना है, ऊपर से पूछ लीजिए, पूछ लीजिए दवाई वही कहाँ हो रहा है। क्या कह रहा है? कह के बीमार हो जाएगा? आदमी के शराबला शादी में हुए न। तो जना के कोई सब बीमार हो जीती तो एको दिन सही ना रहती। इतना दुआ काम करने लगता ना, वो हम कहिए बीमार पड़ जाते, मर जाता आदमी तुरंत। लइकन के जना के पीटत हो को मुका का सोचत ही सन अंदर में। हम तू ही लोग इमेजिन कर, जौन पिटाता होगा वो का अंदर में सोचता होगा, कौन कौन श्राप देता होगा अंदर अंदर। नहीं, अच्छा तू लोग नहीं, छोटका तो देता होगा। तो उतना आदमी के शरापला से आदमी कब मरता ना, तो ये दुनिया खत्म हो जाता। आदमी के शराबला से आदमी नहीं मरता है, कोई नहीं है जो आदमी को कुछ कर सकता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना कि भूख भी लगता है वो हार्मोन के कारण लगता है। ये दाढ़ी मुछाने का और कोई कारण नहीं है, हार्मोन है। गुस्सा आता है उसके काम भी हार्मोन करता है। पाचन तंत्र देख रहे हैं ना, शुगर का बढ़ने के कारण कोई के जोग तप नहीं है, हार्मोन है। अगर वो कोई सांप काटता था तो पहले मंत्र से झाड़ा जाता था उसको। अब कुछ नहीं करो, कुछ भी काटे चले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में, एंटीडोट मिल जाता है, हर चीज का इंजेक्शन रखा हुआ है, तुरंत लगाएगा ठीक हो जाएगा वो। तो एंटीडोट निकाल लिया। पहले के लोगों को ये सब पता नहीं था, तो अब पता चल गया, अब आदमी आराम कर लिया, आराम हो गया। तो ये सब कारण है कोई ना कोई, हर चीज के पीछे क्या है? साइंस है। लेकिन कुछ ना कुछ कुछ अलग होता है, लेकिन सब कुछ अलग नहीं होता। साइंस के जमाना में अंधविश्वास का कोई बात करे अब आकर के, तो ये बेकार ना है। अंधविश्वास का कोई बात करे साइंस के जमाना में, हमको तो 1% भी भरोसा नहीं होता है, 1% भी नहीं होता है। लेकिन हूं हम कह देते हैं कभी कभी, क्या करें, रहने नहीं देंगे लोग हमको फिर। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं और पौधों के समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों, उपवर्गों, कुल, वंश आदि में वर्गीकृत किया जाता है और उनकी समानताओं विषमताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वर्गीकी कहा जाता है। जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन जंतु वर्गीकी और पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन पादप वर्गीकी में किया जाता है। देखो, जंतुओं के लिए बनाया गया जंतु वर्गीकी, कौन सा वर्गीकी?
अब पौधों के लिए क्या बनाया गया? पादप वर्ग की। कौन सा वर्ग की? नेक्स्ट आता है जैव रसायन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के अंदर रासायनिक संरचना और के अंदर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसे जैव रसायन कहते हैं। आपको पता ही है, अंदर में कुछ ना कुछ संरचना चलता रहता है, अंदर में कुछ ना कुछ हलचल चल रहता है शरीर में। इसी चीज को क्या कहा जाता है? जैव रसायन। क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रियाओं के अध्ययन से अब तक स्पष्ट हो चुका है कि कुछ निश्चित पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज आदि की आवश्यकता जीवधारियों को होती है। इन्हीं पदार्थों से जीवधारियों के शरीर में शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, नियंत्रण तथा समन्वय जैसी क्रियाएं होती हैं। देखो, हम लोगों के शरीर में अभी तक के प्रक्रियाओं से पता चल चुका है कुछ ही चीज है जो कॉमन होता है हमेशा। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमेशा चाहिए हम लोगों को, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, विटामिन चाहिए। अब देखो, अगर किसी को चक्कर आ जाए तो पक्का उसका बीपी लो हुआ होगा। अगर उसका किसी का शुगर लेवल बढ़ जाए तो पक्का हार्मोन इंसुलिन वगैरह काम करना बंद कर दिया होगा। तो ये सब परेशानी आता है। तो इसीलिए देखेंगे खाना वगैरह में तरह तरह का चीज दिया जाता है, तरह तरह का चीज दिया जाता है ताकि वो खाना में उसको मिलता रहे। तो ये सब क्रिया जो भी होता है कुछ ही चीजों से होता है। देखो, जैसे हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, आलू वगैरह खाता है ना आदमी, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा रहता है। प्रोटीन चाहिए तो आपको रोटी वगैरह खाना होगा, दाल वगैरह खाइए। इसके बाद वसा, तेल वगैरह भी थोड़ा सा खाना जरूरी है। विटामिन ये तो बिल्कुल चाहिए, आदि की आवश्यकता होती है। इन्हीं से शरीर निर्माण होता है, हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा उत्पादन होता है, नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल जो होता है हम लोगों का इसी सब कारण से होता है। अतः प्रमाणिक है कि जीवन की उत्पत्ति तथा विकास कुछ निश्चित रसायनों की अभिक्रिया से, अभिक्रिया, संश्लेषण, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। अभी तक प्रमाणित किया जा चुका है कि कुछ ही रसायन जो है शरीर को चला रहे हैं। जैसे मान लो छोटा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा होता है, एक वो केवल दूध पीता होगा तो उसको तो चावल वगैरह जा नहीं रहा है। इसका मतलब जो भी रसायन चाहिए उसको किससे मिल जाता है? उससे, दूध से। वही अब रोगी बन जाता है कोई कोई तो उसको विटामिन वगैरह दिया जाता है, सिरप दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। तो वो सब किससे जीने लगता है? उसी चीज से। खाना पीना कितना छोड़ देता है। तो आप लोग सुने होंगे कि नाक से भोजन दिया था। अरे नाक से भोजन कब दिया? सरक जाई। नाक से भोजन नहीं होता है, ग्लूकोज डायरेक्ट दे दिया जाता है उसको। क्योंकि हम लोगों के शरीर में भी लास्ट में भोजन किस में बदलता है? ग्लूकोज में। तो उसको डायरेक्ट ग्लूकोज ही दे दिया जाता है कि लो तुम्हारा बस शरीर चलाया जाता है उसमें, और बाकी कुछ किया हुआ नहीं जाता है। तो वो कुछ निश्चित रसायन होते हैं जिसके कारण चलता रहता है। अगला आता है लैमार्क का जैव विकास सिद्धांत। समझो इसको। अच्छा, अगर हम लोगों को केवल एक ही तरह का खाना दिया जाए, आदमी जिंदा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? रह जाएगा। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है केवल दूध पीता है, उसको बाकी चीज क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि दिया ही नहीं गया है ना। अब हम लोग को गड़बड़ क्या है, हम लोग बहुत सारा चीज खा चुके हैं, वो बस नौटंकी करेगा, जीव बैठ के उजले। ना 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 ना, सुबह भात खिले रही, सांझी के तुम भात खा ना सकी ना। अगर खाली ओकरा भाते दिया जाए और तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं हो, जैसे ट्रेन और में कोई जाता है 36 घंटे का 30 घंटे का सफर हो, तो वो हमें तो जो लिट्टी बनवा के ले जाता है ना आदमी, भर ट्रेन हुए खाते जाता है। कोई जो नौटंकी होता हो जा, हम सुबह खेल रही लिट्टी, फिर लिट्टी खाई, सब्जी कभी नहीं, अचार है वही, अचार नहीं है तो सही काट काट के खा जाओ, कब खत्म रहो, पानी से घोट जाओ उसको। कौन डिमांड होता है? कुछ नहीं। वो ना बासी लगता है, ना सड़ल लगता है, ना गला लगता है, सब आदमी खा जाता है बैठ के। का है? ऑप्शन नहीं है। घरे 9 गो नौटंकी होगा, काले के ना ये तो हटाओ, ये तो छुअम ना। तो ये कुछ रसायन के कारण चलता रहता है। ये बिल्कुल ही क्लियर होता है। अगर आदमी को एक ही चीज खिलाने के लिए दिया जाए तो वो जिंदगी भर खा लेगा। अगर दूसरा चीज उसको चखाया ही नहीं जाए तब, कुछ दूसरा चीज उसको चखाया ना जाए तब।
और मान लो कि अब कोई दाल भात कहीं बनल है या बगल में मीट मछली बनल है, तो खाली जो दाल भात खाया वो मीट मछली नहीं खा पाएगा, लेकिन दोनों खाया है वो दाल भात को तकबो नहीं करेगा, चले रे उन्हें देखबो नहीं करेगा कि कौची कौची है, इन्हें दाल भात भुजिया अचार पापड़ सब कुछ है, इन्हें कांचा मीट है जो में मरचाई ज्यादा पड़ गया है, तो वो भीड़ नहीं लगेगा। आदमी कहेगा कौची तनका कांचा रहोगी रहे तनका तीता होगी रहे, बाकी कोनो दिक्कत, तनकी आलू खाली एगो कच्चा निकल जाए आलू दम में से भर जवार में हला हो जाएगा कि आलू दम कच्चा था। लैमार्क का जीवन सिद्धांत क्या था? देखो, लैमार्क फ्रांस के एक महान वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट लैमार्क था। इनका जन्म 1744 ईस्वी में, मृत्यु 1829 ईस्वी में हुआ। उन्होंने जैव विकास से संबंधित 1803 ईस्वी में एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक। ये ऑब्जेक्टिव आता है कि फिलोसफिक जूलॉजिक का किसने लिखा? तो लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने। किसने लिखा? लैमार्क के विकास के संबंध में कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार थे। देखो, अब जीवधारियों के शारीरिक अंगों में वृद्धि करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सबसे पहला क्या बताए थे कि जो भी जीवधारी होता है उसमें हम लोगों का जो शरीर का जो अंग है उसमें वृद्धि करने की, बड़ा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हम लोग के अंदर ही पाया ही जाता है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण जीवधारियों में नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ विशेष अंग का प्रयोग करना पड़ता। देखो, अब पर्यावरण में कुछ परिवर्तन हो गया, तो अगर कुछ परिवर्तन हो गया तो नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ विशेष अंग का उपयोग करना पड़ता है। सपोज दैट ले लो, कोरोना आया था ना अभी, तो कोरोना आया था तो उसमें मास्क लगा के चल रहा था आदमी, तो पर्यावरण में कुछ परिवर्तन हो गया था। अभी कल का दिल्ली का हालत क्या है? दिल्ली बिल्कुल ही प्रदूषण के मामले में नंबर 1 पे चला गया है। कल वहां पे सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया, 1 से 9 और 11 बंद कर, खाली 10 क्लास का और 12 क्लास का स्कूल चल रहा है, बाकी सब बंद कर दिया गया। बोला गया कि ऑनलाइन क्लास लीजिए, वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया कि घर से काम करना है। ऑड इवन का मामला आ गया, सारे ट्रकों को रोक दिया गया, कोई ट्रक वाला दिल्ली में नहीं जाएगा अब। तो क्यों ऐसा हुआ? इतना प्रदूषण ही हो गया है ना कि अगर 20 को सिगरेट पीजिएगा, कोई पी रहा है आदमी, और वहां पे जितना धुआं होगा उतना धुआं वजह असही हो गया है। सबसे खराब जोन में चल रहा है, आदमी तुरंत मरेगा, वजह फेफड़ा फड़ा तुरंत खराब होगा इसमें। अरे हम ही लोग मतलब धुआं वाला घर में रहे तुरंत ना बीमार हो जाएंगे। तो ये बहुत बुरा स्थिति आ गया है अभी एकदम। जितना दिल्ली का बुरा स्थिति अभी 10-15 दिन चलेगा, ये 20 दिन 1 महीना तक चलेगा। ये इसका मेन कारण क्या होता है जानते हो? वो पराली जलाना, पुअरा वरा वो पंजाब में जलाता है, सब जलाता है, तो वो सब कहाँ उड़ के धुआं आता है? दिल्ली वगैरह में आ जाता है, हरियाणा वगैरह में से उड़ के आ जाता है। दिल्ली बहुत घनत्व तो ज्यादा है, तो वहां पे देखोगे ना धुंध जैसा हो गया है, और धुंध नहीं है, धुआं है, तो दिखाई नहीं दे रहा। 1 किलोमीटर बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा हो गया सब कुछ, इतना धुआं हुआ है, एकदम पूरा रेड अलर्ट पर चल रहा है अभी। सब कुछ सोच ले, वर्क फ्रॉम होम करना ये आसान है, सबको मास्क लगा के घूमना है, मास्क भी रोक नहीं पाएगा उसको, फेफड़ा खराब करेगा तुरंत। अब तो इसलिए बोला है सब घर में रहिए अपना, कोई मत बाहर निकलिए। ऑड इवन का मामला आएगा तुरंत कि जो ऑड गाड़ी है, यानी कि नंबर प्लेट जो है, एक दिन सम वाला निकलेगा तो एक दिन विषम वाला निकलेगा। सबका टाइमिंग चेंज कर दिया गया कि आप इतना बजे जाइएगा ऑफिस के लिए, आप इतना बजे जाइएगा, आप इतना बजे जाइएगा। बहुत जबरदस्त स्थिति जो आया है अभी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बताओ? परिवर्तन। तो कुछ कुछ नया नया रूल अपनाया गया ना, ऐसे ही हम लोगों के साथ भी अगर कुछ परिवर्तन होता है तो उसके लिए कुछ नया अंगों का प्रयोग भी करना पड़ता है, कुछ विशेष अंगों का प्रयोग करना पड़ता है। नई आवश्यकताओं के कारण जीवधारियों के शरीर में या तो नए अंग उत्पन्न हो जाते हैं या नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ विशेष अंगों का उपयोग अधिक करना पड़ता है। जैसे
पर्यावरण में परिवर्तन के कारण। नाक किसके लिए है? सांस लेने के लिए है ना। कभी कभी नाक जाम हो जाता है तो सांस किससे लिया जाता है? अब मुंह से लिया जाता है। तो अब बताओ, मुंह से तो सांस लेने वाला है नहीं, पर्यावरण में परिवर्तन के कारण हम लोग को सर्दी हुआ और सर्दी का नाक जाम हुआ तो मुंह का ज्यादा उपयोग बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सांस भी लेना है, खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, बोलना भी है, तो ज्यादा उपयोग बढ़ गया ना। अब मान लीजिए किसी किसी के पर्यावरण में परिवर्तन के कारण हाथ टूट गया तो इस हाथ से खाना भी खाएगा, सब कुछ काम अब इसी से करेगा ना। तो ये ज्यादा प्रयोग बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो या तो परिवर्तन के कारण नया आवश्यकता को पूर्ण कर कुछ विशेष अंगों का प्रयोग करना पड़ता है, या तो नया अंग उग जाते हैं, नहीं तो कुछ ही अंगों का ज्यादा उपयोग अधिक उपयोग होने लगता। अब देखो, जिन अंगों का लगातार अधिक प्रयोग होता है वे बढ़ते हैं और विकसित होते हैं, और जिन अंगों का प्रयोग नहीं होता है वे अंग धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं। शरीर में वैसा अंग जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा बढ़ता है, और जिन अंगों का प्रयोग नहीं होता है वो बहुत कम बढ़ता है, या नहीं तो साफा नहीं होता है, तो क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे बेकार हो जाते हैं। पूछ वगैरह जो खत्म हुआ इसी कारण से हो गया। लैमार्क के विकास सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या क्या बताए थे? देखो, सबसे पहले बताए थे कि शरीर में अंगों की वृद्धि करने की क्या पाई जाती है? प्रवृत्ति। शरीर में अंगों की वृद्धि करने की क्या पाई जाती है? पर्यावरण में परिवर्तनों के कारण क्या होता है? कुछ अंगों का प्रयोग करना पड़ता, या तो अंग उग जाते हैं और नहीं तो पुराने अंग को ही ज्यादा प्रयोग करना पड़ता। रह जाएगा समझ में? जिन अंगों का ज्यादा प्रयोग होता है वो बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, विकसित होते हैं, या जिनका प्रयोग नहीं होता है या कम होता है वो धीरे धीरे बेकार होकर के क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते। अरे समझ आ जाएगा ना? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अब देखो, दीपावली में कभी सफाई होता होगा, तो सफाई होता होगा तो सब कुछ निकाल देता है आदमी, कचरा सचरा, फिर उस कचरा को डायरेक्ट फेंक देता है कि बीनता है उसमें से कुछ कुछ आदमी बीन लेता है उसमें से जो जो लगता है कि ये उपयोग में आने वाला है, चाहिए कबाड़े वाले को बेच सकते हैं, तो उसमें क्या करता है आदमी? बीन लेता है। डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत वैसा ही है। प्रकृति बहुत सारी चीजों को चयन करके बचा लेती है, और जिनका उपयोग नहीं होता उसे क्या कर देती है? छोड़ देती है, खत्म हो जाता है। प्रसिद्ध प्राकृतिक वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से संबंधित एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था द ऑरिजिन ऑफ अ स्पीसीज। इस पुस्तक की रचना 1859 ईस्वी में हुआ। इस पुस्तक के जैव विकास के पर्यावरण की भूमिका वर्णित है। डार्विन ने HMS बीगल नामक नाव की मदद से समुद्री मार्ग से समस्त विश्व का भ्रमण किया और सारे जीवों को एकत्र कर उनके बारे में अध्ययन किया। इसे ही डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है। ये डार्विन का किए थे। ये एगो नाव लिए जिसका नाम था HMS बीगल। इस नाव के माध्यम से पूरा जितना समुद्री मार्ग था उसी से पूरा विश्व का भ्रमण किया। अब पूरा विश्व का भ्रमण करके एक रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट कर जीवों को एकत्र किया और उसके बारे में अध्ययन किया। इसे प्राकृतिक डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत में क्या बताए देखो, अब सबसे पहले बताए कि आबादी में वृद्धि। सभी जीवधारियों में जनन की प्रचुर क्षमता होती है जिससे उनकी आबादी जैमितीय रीति से बढ़ती है। जनन का अगर प्रचुर क्षमता होगा तो उनका आबादी जो होगा वो एक जैमितीय रूप से, एक निश्चित रूप से क्या करता रहेगा? बढ़ता रहेगा। देखो, डार्विन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? एक नाव लिया, नाव लेकर के पूरा विश्व का भ्रमण किया, बहुत सारे जीवों को एकत्र किया, एकत्र करके कुछ अध्ययन किया और बताया कि सबसे पहले आबादी में वृद्धि। सभी जीवधारियों में अगर जनन की प्रचुर क्षमता होगी तो उनकी आबादी जो है जैमितीय रूप से, जैसे मच्छर और तितली एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं। कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, बकरी, चूहे आदि जानवर एक बार में बहुत से बच्चे को जन्म देते। ये सब बहुत सारा बच्चा को जन्म देता है। मछली हो गई, बहुत सारे बच्चों को जन्म देता है।
तो ये सब इसीलिए ये लोग खत्म नहीं होता है, जल्दी खत्म होता है सब। एगो को मुआओ, गुड नाइट आया, कितना कितना सब आया, तब वो ये लोग अभी तक घूम रहा है सब। तो ये लोगों में जनन की क्या होती है, प्रचुर क्षमता होती है, ये अपना अनुकृति बहुत जल्दी बनाता है। दूसरा चीज, सीमित भोजन की आवश्यकता। आबादी में तो ज्यामितीय रीति से वृद्धि होने पर भी जीवधारियों को भोजन और स्थान चाहिए, परंतु भोजन और स्थान क्या होते हैं, सीमित होते हैं। भोजन थोड़े ना बढ़ रहा है, जमीनवा थोड़े ना बढ़ रहा है। अब सोचो, एक पिताजी के या दादाजी के अगर 20 बीघा खेत होगा, 20 बीघा खेत होगा, इनका 2 गो लड़का था, तो अब बताओ एगो का कितना पड़ा। इन लोगों को खाने के लिए या कब कमाने के लिए दिक्कत होगा। और 10 बीघा जगह खेत हो के वो तो आराम से कमा खा लेगा, मरेगा तो नहीं कम से कम खैला बिना। और दादाजी के तो 20 बीघा अकेले रहे, तो आराम से जिए तो यान। अब सुनो, अभी 10-10 बीघा में बटा गिल ना, अब ई जोना के दोनों जना के 4-4 गो लड़का हो गया, तो अब बताओ ये 2.5 पे चला गया का, 20 से सीधे कहां पहुंच गया। अब बताओ, ये तो खा तो होंगे, बेचते भी होंगे, ये कुछ खा तो ना, कुछ कम बेचत हो यान, होता होगा ना ऐसा। लेकिन अब जो ना 2.5 बीघा मिला है, वो बेचारा कितना खात हो या कितना बेचत हुई, खाही में खत्म हो जाता हुई। अब मान लो ये लोगों का 2-2, 3-3 गो लड़का हो गया, तो अब बेचारा के को 1 बीघा तो नहीं पड़ा, अब पड़ा ये 18 कट्ठा 15 कट्ठा। अब तो खा तो ये तो गेहूं होती तो धान ना घट जात हुई। तो यानी कि सीमित भोजन और स्थान है कि नहीं है। अब सुनो, दादाजी के बनवैले रहने को बड़का घर, वो में आराम से अकेले रहते रहन, 2 गो लड़का रहा वो रह गया। लेकिन ये जब परिवार बढ़ा तो मट जाएगा सब। अब तो ज्यादा चाहिए ना, तो सबके लिए सीमित भोजन और स्थान की आवश्यकता है, ये बढ़ता नहीं है। तीसरा क्या बताए, अस्तित्व के लिए संघर्ष। अस्तित्व के लिए संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। उपयुक्त परिस्थितियों में भोजन और स्थान प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है। जमीन का रेट इतना काहे भाग गया आगे, प्रतियोगिता तो चल रहा है, प्रतियोगिता ना चल रहा है। हाँ, आप खरीदने गए तो ये बगल वाला जना कुछ बेचा रहा है, आप बेचती आई तो 2 लाख के जाके कह दिया 2.5 लाख हम खरीदते तो हमरा के दे दो। तनी एगो और मनुआ गया ने से बोला सीधे 5 करोड़। अब देखो एक बात बताओ, अब प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है, यानी कि प्रयुक्त साधनों के सीमित रहने के कारण प्रतियोगिता शीघ्र ही अस्तित्व के लिए संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। कुछ दिनों में यह हाल हो जाता है कि अब रहने के लिए कसहूं चाहिए, कैसहूं खरीदिए चाहे कसहूं खाइए, अस्तित्व ना चालू हो जाएगा। आप मान लो कि आप रह रहे हो, आपको भोजन न मिले। अभी हुआ था कहाँ, जापान में जब हुआ था विद्रोह, तो जापान में, तो वहां पे क्या हुआ, उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। और सुबह सुबह बेचारा सब भूख से निकला, और वहां के जार जो था निरंकुश था बिल्कुल ही, वो पूरा एकदम प्रतिबंध लगा के रखा था, निरंकुश शासन था, राजशाही चल रहा था, तानाशाह था बिल्कुल ही। अब मान लो कि बहुत सारा पब्लिक था एक जगह जमा था, खाने के लिए कुछ नहीं है, और ऊपर से ये परेशान कर रहा है राजा। तो ये बाजार में ही लोग गया, बाजार में सुबह सुबह गरम गरम जलेबी या पूरी छनात रहे। अब पैसा नहीं खे, अब कौची लागल बा, तो बताओ का होगा, जब छीने होगा, लूटपाट होगा, मरब तो ना खैला बिना, मारब असो तो मुँह ले बनी। उ जाके सब बजरिये में लूट लिया, लूट के खाया बैठ के। बंदरा सब क्या करता है बताओ, बजरिया में के चारों तरफ फल टंगल है ना, समोसा छना रहा है, कहीं कुछ ब्रेड छना रहा है। अब बताओ उन लोग को भूख लगेगा तो क्या करेगा, मांगेगा, कौन देगा उन लोगों को। क्या करता है वो लोग, डायरेक्ट दौड़ लाता है, उठाता है, लेके भाग जाता है। अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो लोग मरेगा तो नहीं, जरूर छीन के खाएगा। अरे वो घर में घुस जाता है, सब घर में घुस जाता है, कब दाल के बल्टी लेके भाग जाएगा। उन लोग क्या कर रहा है बताओ, अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सब कुछ व्यवस्था कर दिया जाए, सब कुछ पैक कर दिया, उन लोग मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा।
तो अस्तित्व के लिए धीरे धीरे क्या चालू हो जाता है? संघर्ष। आदमी का अस्तित्व कायम इसलिए है क्योंकि आदमी अस्तित्व का संघर्ष करना जानता। अभी सुनो, चोरी उरी चल रहा है ना बहुत सारा, चोरी उरी चल रहा है, काहे चोरी हो रहा है? अस्तित्व के लिए क्या कर रहा है वो? खाने के लिए नहीं है उसका, तो क्या करेगा? खाने के लिए नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, पहाड़ बंदे हो गया, बालू बंदे हो गया, चल मोटरसाइकिल से कोनो जा रहा है, दू छपड़ तो मार के मोटरसाइकिल छीन के लेकर बेच दिया। कोनो का चेन छीनेगा, कोनो का मोबाइल छीनेगा, अगर भेटा जाएगा, कोनो पकड़ा जाएगा तो थुराएगा, कुचाएगा, फिर अगला दिन वही काम करेगा। तो अस्तित्व के लिए क्या कर रहा है वो सब? अगला है वो योग्यतम उत्तरजीविता। जिन जीवधारियों में परिस्थितियों के साथ अनुकूल होने की क्षमता होती है वे जीवन के संघर्ष में जीवित बचते हैं। डार्विन के अनुसार प्रकृति स्वयं ही योग्यतम जीवधारियों को जीवित रहने और आबादी कायम रखने के लिए चुन लेती है। इसीलिए डार्विन के इस सिद्धांत को प्राकृतिक चयन में कहा जाता है तथा इसकी इसी स्थिति में हॉर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता कहा है। देखो अगला बताया गया योग्यतम की उत्तरजीविता। अब मान लो इस संघर्ष में आप लूट खसोट कर रहे हो, खाने के लिए कुछ नहीं है, चोरी कर रहे हो जा करके, हो सकता है आपको कोई मार दे, ये हो सकता है ना। तो अब ही देखो वही आदमी जिंदा रह पाएगा जो परिस्थिति के साथ अनुकूल हो गया। परिवर्तन आ रहा है उसमें, वो चेंज कर लिया अपने आप को। तो देखो, और अगला नई जाति की उत्पत्ति। डार्विन के मतानुसार विभिन्नताओं के अनुवांशिक होने पर जीव अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते हैं। अब सोचो वो अतना अलग लगने लगा, वो अतना उसमें जिसे खाने के लिए नहीं मिल रहा है, पूरा एकदम दुबला पतला हो गया है। तो आने वाला हो सकता है जनरेशन भी उसका क्या निकले, बिल्कुल दुबला पतला, चाहे कुछ अलग टाइप का हो जाए। अलग टाइप का होते होते वो इतना चेंज हो जाएगा, वो अपने पूर्वजों को पहचान नहीं पाएगा और एक नया जाति की उत्पत्ति हो जाएगा। समझ में आ गया क्या क्या करें हम? जैसे अभी आप लोग के पास गोभी आ रहा है खाने के लिए घरे सब कुछ, क्या लगभग वो गोभी जो होता है पहले लाल गोभी आता था, कैसा आता था? और हम लोग के पास कैसा आता? लाल गोभी को इतना देखा भी नहीं होगा। हरा देखा है, लाल आता था, हरा आता था। अब कैसा आता? व्हाइट आता है। व्हाइट क्या है पता है? कृत्रिम है, ये असली नहीं है, बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है। इसके बाद में तो ये अब कोई कहेगा कि ये लाल वाले से बना है, ये इतना ना परिवर्तन आ गया है एकरा में। क्यों? अब देखो कुत्ता में बहुत सारा नस्ल आता है ना, कुत्ता में बहुत सारा नस्ल आता है, देखे होंगे कोनो कोनो कुत्ता गोल मटोल रहता है। उन लोगों में क्या हुआ है? उन लोगों में परिवर्तन कराया गया है हल्का हल्का। अब परिवर्तन कराते कराते उतना ना परिवर्तन आ गया है तो अब वो दोनों कुत्ता एक दूसरे से कभी भेंट होता है तो जानिए नहीं पाएगा कि हम भी कभी पहले 2-4 हजार साल पहले ऐसा नहीं होंगे। नहीं समझ में आया? अभी देखो एक और दिक्कत हुआ है, पहले के लोग बहुत लंबे लंबे होते थे, अब एक प्रॉब्लम आया है, नया प्रॉब्लम आ गया है। अब लोग उतना लंबे नहीं होंगे जितना पहले होते थे। कुछ जीन में हम लोगों का क्या आ गया है, आदमी के परिवर्तन आया, अब नाटा होगा आदमी, और ज्यादातर हो भी रहा है, ज्यादातर अब नाटा हो भी रहा है। अब बताओ पहले के जब सुनेगा कि दादा 6 फीट के थे तो भकुआएगा कि नहीं भकुआएगा? बोला हम तो 3 फीट के बानी, हौती को भी बानी, वो हौती करो। तो ये एक परिवर्तन आएगा। अब यही 10 साल 50 साल जाते जाते वो कहेगा नहीं कि नहीं 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 लगता है हम लोग अलग जाति के हैं, तो ये नया जाति की उत्पत्ति वैसे ही हो जाता। चलो क्या क्या बताए थे डार्विन? आबादी में वृद्धि यानी कि जनन की क्षमता होगा तो आबादी में नियमित रूप से परिवर्तन होगा। इसके बाद में सीमित स्थान और भोजन आबादी कितना भी बढ़ जाए, रहने के लिए जगह और भोजन लिमिट है। इसके बाद में अस्तित्व के लिए संघर्ष अभी कम है, अभी 10 साल 15 साल 20 साल बाद देखने का हाल होगा, अभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा संघर्ष, अभी क्या है। इसके बाद में योग्यतम उत्तरजीविता, जो उस लायक होगा वो बचेगा, नहीं तो साफ। इसी को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक
और इतना विभिन्नता उत्पन्न होगा, इतना विभिन्नता होगा कि नई जाति की उत्पत्ति हो जाए, नई जाति की उत्पत्ति हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? अरे बोलो। आगे आता है हुगो डी ब्रिज का परिवर्तनवाद। सबसे पहले डार्विन ने बताया, लैमार्क ने, लैमार्क के बाद किसने बताया? डार्विन ने। और डार्विन के बाद आ गए हुगो डी ब्रिज। हुगो डी ब्रिज एक डच वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1901 में एक नई जाति की उत्पत्ति के संबंध में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने डार्विन के विकासवाद पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मंद गति से होने वाली विभिन्नताओं के कारण नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती। उन्होंने बताया कि नई जाति की उत्पत्ति अचानक उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं के कारण होती है। ऐसी विभिन्नताओं को उन्होंने उत्परिवर्तनवाद कहा। यही कारण है कि हुगो डी ब्रिज के इस सिद्धांत को उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। देखो जाइए, डी ब्रिज ने क्या कहा था, उसने, डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने कहा था कि जो परिवर्तन आता है वो आराम से आता है, धीरे धीरे आता है। डी ब्रिज क्या कहे कि नहीं, परिवर्तन बहुत अचानक आता, इसीलिए इसको कहा जाएगा उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद मतलब बहुत जल्दी चेंज हो जाता है सब कुछ, इसी चीज को कहा जाता है उत्परिवर्तनवाद। क्या होता है देखो, विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती है उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। विभिन्नताएं किसके कारण उत्पन्न होती हैं? उत्परिवर्तन के कारण। उत्परिवर्तन अचानक उत्पन्न होते हैं और शीघ्रता से प्रभाव में आ जाते। एक समान उत्परिवर्तन किसी जाति के बहुत सारे सदस्यों में उत्पन्न हो सकते हैं। सभी उत्परिवर्तन अनुवांशिक होते हैं। उपयोगी उत्परिवर्तन प्राकृतिक द्वारा चुन लिए जाते हैं। विभिन्नताओं के कारण नई जाति की उत्पन्न होती है। विकास झटके से अचानक उत्पन्न होने वाला प्रक्रम है। ये सब बताए बात क्या, कि ये जो भी परिवर्तन होता है, जो भी हम लोगों से भिन्न भिन्न चीज बन जाता है, वो आराम से नहीं बनता है, धीरे धीरे नहीं बनता है, बहुत झटके से होता है। तो ये था हुगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तन का बात। अगला आता है विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत। यह विकास का आधुनिक सिद्धांत है जो डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में हुगो डी ब्रिज के उत्परिवर्तन सिद्धांत को मिलाकर प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बहुत से वैज्ञानिकों के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप हुआ है। अब सुनो, इस सिद्धांत का व्याख्या क्या है। इस सिद्धांत का व्याख्या जी.एल. स्टेबिन्स द्वारा उसकी पुस्तक कार्बनिक रसायन का प्रक्रम में की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों का विकास 3 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन सा? जीन की विविधता, प्राकृतिक चयन और जननात्मक एकाकीपन। क्या है देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, विकास के संश्लेषणात्मक सिद्धांत में क्या कहा गया। वो जैसे डार्विन का प्राकृतिक चयन था, हुगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तन, दोनों को मिलाकर के कुछ बनाया गया एक नया। इसमें क्या कहा गया कि जो भी विविधता उत्पन्न होती है, जो भी परिवर्तन आता है, वो 3 कारक के कारण आता है। कौन कौन? जीन की विविधता, जीन की विविधता, अगर जीनों में कुछ परिवर्तन हो जाए तब। दूसरा प्राकृतिक चयन, प्रकृति भी कुछ ना कुछ चुनती रहती है हमेशा, उसके कारण। और नहीं तो जननात्मक एकाकीपन, यानी कि जनन क्रिया में कुछ परिवर्तन हो जाए तब। अगला आता है आणविक जाति वृत्त। मानव सहित विभिन्न जीवों के पूर्वजों का खोज उनके डीएनए में हुए परिवर्तन का अध्ययन करके किया जा सकता है। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज को आणविक जातिवृत्त कहते हैं। मतलब क्या है देखो, आणविक जातिवृत्त क्या है। जैसे पूर्वजों का जो खोज किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए के द्वारा। इसी डीएनए के द्वारा जो खोज किया जाता है, इसी चीज को क्या कहा जाता है? आणविक जातिवृत्त। उन सभी अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका प्रयोग हम 2 स्पीसीज के विकास संबंधी निर्धारण के लिए करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक महत्व अभिलक्षण है जिसके आधार पर पौधा को जंतुओं से अलग रखा जाता है। देखो, अगर जंतु में और पौधों में सबसे ज्यादा
दो स्पीसीज का कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि दो स्पीसीज मतलब दो जाति का संबंध अगर बताना हो, अलग बताना हो तो क्या बताइएगा उसमें। तो एक होता है पौधा और एक होता है जीव। तो पौधों में और हम लोगों में क्या अंतर है? हम लोग अपना खाना दूसरों पर आश्रित रहते हैं, अब वो लोग खाना अपने आप क्यों बनाता है? क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण इसका प्रकाश संश्लेषण, हम लोगों में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं होता है। क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीसीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? नहीं, ऐसे पौधों को परागकण के लिए अलग पौधों की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब क्या है? भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीसीज, स्वपरागित किसको कहा जाता है? देखो, कोई कोई पौधा होता है जो खुद से ही वो मतलब फलेगा और अकेले ही फूल जाएगा, और कुछ कुछ वो पौधा होते हैं दूसरों से पराग कण लेकर के फल या फूल उगाते हैं अपना। तो अगर स्वपरागित है मतलब कि खुद ही अगर वो अपने से उत्पन्न करने वाला है तो उसमें दूसरे पौधों की आवश्यकता ही नहीं होगी। अरे मतलब क्या है? पेड़ पौधों को कोई खाना बना के अलग से देगा तो खाएगा? क्योंकि वो अलग से खाना बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने से बना लेता है। तो वैसे अगर स्वपरागित पौधा है मतलब खुद से उत्पन्न करने वाला है तो उसको दूसरे की जरूरत ही नहीं है। क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों की जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन करने वाले जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? नहीं, ऐसे जीवों में जनन के लिए अन्य जीवों की सहभागिता नहीं होती। मतलब क्या है? अलैंगिक जनन वाले, जनन दो प्रकार का होता है बताए थे, एक लैंगिक होता है एक अलैंगिक होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि वो जीव, हम एक दिन बताए थे इसमें कि लैंगिक जनन में दो गो विशिष्ट आदमी, दो गो स्पीसीज का जरूरत पड़ता है, दो व्यक्ति की जरूरत पड़ता है। अलैंगिक में सिंगल, वो अपने से ही वो अपना ये उगाता रहता है। जैसे अगर देखा जाए आम का अगर कॉलम निकालिएगा, आम का कॉलम निकालिएगा, कभी कभी पेड़ में देखे होंगे मिट्टी वगैरह बांध दिया जाता है, वहीं से उगा दिया जाता है। तो अलैंगिक जनन का उदाहरण है वो, उसमें दूसरे कुछ कण वण नहीं आया उसमें, लेकिन और जितना भी फूल वगैरह लगता है तो वो सब जो है लैंगिक जनन का उदाहरण है। उसमें पराग कोष होता है, पराग नलिका होता है, यहां पर ऐसा कुछ होता है, यहां पर इसमें से कण जब नीचे गिरेगा तभी वो वहां से एक नया फल उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अगर वो देख लीजिए कॉलम निकाला जाता है तो उसमें अलैंगिक होता है, वो नया यहां से बन जाएगा। बरगद का पेड़ होता है, वो जहां से उसका वो जट जाकर के छू जाता है ना, वहीं से को नया पेड़ हो जाता है। तो वो सब अलैंगिक जनन का है। तो इसमें जब जीवों का सहभागिता नहीं होगा तो भौगोलिक पृथक्करण से कोई उसका अंतर नहीं पड़ेगा। कौन से विशिष्ट तरीके हैं जिनके द्वारा विशिष्ट लक्षण वाले जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है? तो लैंगिक जनन के समय अगर डीएनए में प्रकृतियों के होने वाले परिवर्तन अगर हो जाए, अब व्यष्टि जीवों में विभिन्नताएं एवं अनुकूलन हो जाए। मतलब क्या है कि ऐसा कोई तरीका है जिसे विशेष लक्षण वाले जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाए। तो अगर संख्या में वृद्धि कराना है, मान लो कि 4-4 गो आंख खोला आदमी चाहिए, तो कुछ ना कुछ उसका जीन में, कुछ ना कुछ डीएनए में अगर परिवर्तन हो जाएगा तभी तो होगा। अगर सेम टू सेम बनाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो नया जीव बनेगा कैसे? तो या तो उसमें विभिन्नता और अनुकूलन उत्पन्न हो जाए, या नहीं तो डीएनए में क्या हो जाए, उनका परिवर्तन हो जाए। एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण अपनी अगली पीढ़ी में अनुवांशिक क्यों नहीं होते? एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण, देखो प्रश्न क्या कह रहा है। एकल जीव मतलब क्या हुआ? जैसे आप मेहनत करके पढ़ रहे हैं, आप मेहनत करके पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो उपार्जित लक्षण है आप अकेले किए हैं, अकेले ही कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। एक लोहार लोहा पीटता है, उसका हाथ हार्ड हो जाता है, वो अपने से किया है ना, तो ये वंशानुगत नहीं होगा, ये वंशानुगत नहीं होगा, ये अनुवांशिक नहीं होगा, क्योंकि ये हम केवल उत्पन्न किए हैं। तो ये लक्षण प्रायः स्थायी तौर पर उत्पन्न होते हैं, अस्थायी तौर पर। अब एक बात बताओ, अभी मान लो कि अस्थायी तौर पर क्यों उत्पन्न हुआ? लोहा जितना दिन पीटेंगे उतना दिन हाथ क्या रहेगा, हार्ड रहेगा। अगर हम 10 साल 5 साल फिर लोहा पीटना छोड़ दें
तो हाथ पहले जैसा रहेगा कि कुछ नॉर्मल हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो अभी आपका दिमाग तेज चल रहा है, आप 5 साल पढ़ना ही छोड़ दें, यह स्थायी थोड़े ना हुआ, अस्थायी है ना। आप अभी याद करते हैं, याद रहता है, 10 दिन के बाद वो भूल जाता है, वो अस्थायी थोड़े ना है, वो क्या है? तो सबसे पहले ये अस्थायी तौर पर उत्पन्न होता है। दूसरा, उपार्जित लक्षण अनुवांशिक नहीं होते, क्योंकि अनुवांशिक लक्षण लैंगिक जनन के समय डीएनए में होने वाले परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। हम यही प्रश्न बताए थे पहले भी कि जो भी अगर लक्षण जाने वाला है वो डीएनए में जाकर के घुसेगा, तब जाकर के सामने वाले अगले वाले संतान में जा सकता। तो हम लोग जो भी पढ़ते हैं, जो भी सीखते हैं, डीएनए में नहीं जा पाता है, वो कहीं और जगह स्टोर रहता है, मस्तिष्क में रहता है। तो इसीलिए अनुवांशिक ये कभी नहीं हो सकता। अब कितना भी तेज बन जाइए, कितना भी मूर्ख बन जाइए, वो सामने वाले में, आगे वाला में कभी वैसा ही जा नहीं पाएगा। आने वाले पीढ़ी में हो सकता है वो चेंज हो जाए। गधा का भी संतान हो सकता है कि बहुत बड़ा पंडित निकल जाए, विद्वान निकल जाए, और पंडित यानी कि विद्वान का भी संतान हो सकता है कि आने वाले समय का 1 नंबर का क्रिमिनल निकल जाए ना। अरे नहीं देखे थे ये हिरण्यकश्यप का लड़का था ना, प्रहलाद। हिरण्यकश्यप राक्षस था, अब प्रहलाद क्या बना? एक विष्णु भक्त बन गया, एक विष्णु भक्त बन गया। तो ये अब राक्षस वाला प्रवृत्ति उसमें काहे नहीं गया? क्योंकि वो उपार्जित लक्षण था, वो कोई डीएनए वाला लक्षण उसका नहीं था। अब सवाल ये है कि बाघों की संख्या में, ये बीएम लिख लेना, ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, बाघों की संख्या में कमी अनुवांशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है। क्यों? अब देखो, बाघों की संख्या में दिन प्रतिदिन कमी हो रहा है, क्यों एक चिंता का विषय है? उन लोगों में क्या हो रहा है ना, जो भी जीव खत्म हो रहा है, समझ लो कि उसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं हो रहा है, तभी तो खत्म हो रहा है। अगर गौरैया चिड़िया में विभिन्नता आ जाता, रेडिएशन सह लेती, तो आज वो लोग रहती। ये मच्छरवन के रेडिएशन कुछ ना करता है, आए? अरे करता है, ये लोग ससुरा इतना है ना कि लोग फिर नया जिंदा हो जाता है। हाँ, अरे देखो, अब सांप बिच्छी गोरा खत्म हो गई कि नहीं हो गई? बहुत कम हो गया, नहीं तो हर घर में निकलता था। ज्यादातर कम होने का कारण क्या है? सब बगीचा उगीचा काट दिया गया, घर वगैरह भी अब खपड़ा उपड़ा नहीं रह रहा है, उतना बहुत कम मिलता है। तो वो सब रहेगा कहाँ? छिपकली को तो रहने के लिए जगह ही नहीं है। अब छिपकली का होता है, बहुत कम है, हैं? लाके छोड़ देना एक दो को। बता रहा है, और एक आज ये सुनो घुमा। बाघों की संख्या में निरंतर कमी का क्यों विषय है? देखो, कम संख्या वाले जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताओं के उत्पन्न होने के अवसर क्या होते हैं? कम होते हैं। अच्छा, आदमी का जनरेशन कभी कम नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इसका जनसंख्या इतना है, कोई ना कोई विभिन्नता उत्पन्न हो ही जाएगा इन लोगों में, तो कम ही नहीं होगा। यदि बाघ समाप्त हो जाएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण जीव, बहुत से महत्वपूर्ण जीव समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि एक बाघ भयानक रोग से संक्रमित हो जाए तो सभी बाघों को प्रभावित करेगा, क्योंकि बाघों की निरंतर संख्या घटती, यह संकेत कर रहा है कि वातावरण उनके लिए अनुकूल नहीं रहा और वो शीघ्र क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। अगर विभिन्नता उत्पन्न नहीं हुआ, अब जैसे अभी तुरंत दिल्ली का बात बता रहे हैं ना, अगर दिल्ली वालों में विभिन्नता उत्पन्न नहीं हुआ तो फेफड़ा पकड़ेगा उन लोगों का, क्योंकि सांस जाएगा अंदर, संक्रमित हवा जाएगा, खराब हवा जाएगा, तो हवा जाकर के किसको डैमेज करेगा? फेफड़ा को। अब फेफड़ा को डैमेज करेगा तो फेफड़ा खत्म, तो फिर सांस कैसे लीजिएगा? काम खत्म। लेकिन कोनों में विभिन्नता उत्पन्न हो जाए तो बच जाएगा उसी में से वो। तो अगर संख्या ज्यादा है तो हो सकता है कि ज्यादा विभिन्नता उत्पन्न हो जाए। अरे सोचो अपने से, मान लो कि कोई आदमी है, उसका एक ही संतान है, ठीक?
एक ही संतान है, तो हो सकता है कि वो बड़ा होकर के अपने माँ बाप को लात मार के भगा दे, तो माँ बाप के पास ऑप्शन है कि अब दूसरे के पास जाएंगे। लेकिन अगर 3-4 को संतान है तो कोनो को तो दया आएगा, बोले कि आइए मेरे पास रहिए, ये हो सकता है ना। तो अगर कम लोग रहेंगे, कम बाघ रहेगा और कोनो में रोग होगा तो हो सकता है कि सबको हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा है तो कुछ मरियो जाएगा तो कोई अंतर नहीं समझ में आएगा। और दिक्कत है कोई, अब मान लो भारत पाकिस्तान में झगड़ा हो जाए, एगो परमाणु बम पाकिस्तान में पटका जाए, एगो परमाणु बम भारत में पटका जाए, बताओ केकरा घाटा सबसे ज्यादा जाएगा? क्योंकि ओकरा से तो एगो हम लोग का राज्य के बराबर आबादी है, 29 गो राज्य 28 गो, और तूर देश खत्म हो जाएगा। एगो उत्तर प्रदेश, खाली उत्तर प्रदेश के में बम पटक दो, एगो लेकर पाकिस्तान में पटक दो, पाकिस्तान साफ। हमने के खाली एगो, फिर 140 करोड़ का आबादी है, फिर से उसको पूरा कर देगा सब, तो काम खत्म, तोड़ तो देश खत्म। तो वही हाल हो जाएगा कि यदि बाघ उनके लिए अनुकूल स्थिति नहीं रह जाएगी अगर कम संख्या हो रहा है तो। वो कौन कौन से कारक है जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक है, तो तुरंत बताए थे, भौगोलिक, जीनों का विचलन और आनुवांशिक वितरण। इसके बाद में उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीसीज के विकासीय संबंध के निर्धारण के लिए कर सकते हैं। शरीर की रचना, अंगों की रचना में समानताएं और असमानताएं, और अंगों के कार्यों में समानताएं और असमानताएं। समझना, दो स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब समझो, दो जीवों में अंतर हम कौन कौन सा तरीका से करते हैं। जैसे शरीर की सबसे पहले रचना से, दो जीवों के अंतर में, जैसे अब भैंस में और आदमी में क्या अंतर है? सबसे पहले शरीर का रचना अलग है ना, सिंग होता है बड़का सा, हम लोग में नहीं है। 4 पैर पे चलता है, नहीं है। तो पहला, दूसरा क्या अंतर हो सकता है? अंगों की रचना में समानताएं और असमानताएं, अंगों की रचना में भी समानता असमानता है। इसके बाद में अंगों के कार्य में समानताएं और असमानताएं, कार्य में भी असमानता है। हम लोग हाथ से केवल खाना खाते हैं, चलते नहीं है, वो लोग हाथ से चलता भी है। तो दो जीवों के अगर अंतर बताना होगा तो आप सबसे पहले शरीर देख करके बताया जा सकता है, नहीं तो शरीरों के रचना देख करके, और नहीं तो अंगों के कार्य में समानता और असमानता को देखते हुए। अगला, क्या तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि तितली और चमगादड़ के पंख की उत्पत्ति अलग अलग होती है। चमगादड़ के पंख उग्रपाद रूपांतरण है, जबकि तितली के पंख सामान्य पंख है। मतलब क्या है? चमगादड़ का पंख पैरवे है जो पंख बन गया है, और तितली में सच में पंख होता, क्योंकि तितली का देखे होंगे पैर रहता है 4-5 को नीचे बात। तितली पकड़े हैं, तितली पकड़ के डोरा से बांध के उड़ाए हैं, धागा वगैरह से, कौन नहीं उड़ाया है? बड़ा अच्छा लगता है। तितली पकड़ के ओकरा में डोरा बांध के ओकरा में एगो कागज बांध दिया जाता है, वो लेके उड़ती है, आदमी पीछे पीछे दौड़ता है, ओ देखो हमारा वो गई बेचारी को, उसको ओकर पूंछ में बांधने में ओकर पूंछिया तोड़ देता है कितना। आए, अरे बड़ा मुश्किल है पकड़ना उन लोगों को, वो बैठती है, आराम से जाता है आदमी, कितना ऐसे झपट्टा मार के पकड़ता है कितना ऐसे, फिर दूसरों को भगाता है तो आदमी ओकरा के पहले पकड़ के मारता है कि तू काहे भगाया है फिर ओकरा के पकड़ के लाता है तो उसे पकड़वाता है, चल डोरा बांध तो तितली में देखे होंगे, पकड़े होंगे तो नीचे पैर रहता है कि नहीं रहता है, और ऊपर कौन चीज रहता है? पंख। ऊपर क्या रहता है? तो आप बताओ, ये पंखवा अलग से पंख है ना। लेकिन चिड़िया देखें आप लोग, गौरैया चिड़िया से, कौवा में खाली 2 पैर रहता है, तो पंखिया जो है अलग है, वो पंखिया पैरे था, उसका हाथ था, जो क्या बन गया है? पंख। क्या बन गया है? समझ में आ जाएगा? ये दोनों समझाता अंग नहीं है। इसके बाद में जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? चुप रहो।
जीव शरीर के अवशेष जो पृथ्वी की चट्टानों के बीच दबे हुए पाए जाते हैं जीवाश्म कहलाते। जीवाश्म जैव विकास के विभिन्न चरणों या अवस्थाओं को दर्शाते। हम कल बताए थे कि जीवाश्म क्या है, धरती के अंदर करोड़ों वर्षों तक दब गए, अब बाद में निकला तो उसी को क्या कहा जाता है। क्या कारण है कि आकृति रंग रूप में इतने भिन्न भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। अब सुनो, आदमी को एक ही स्पीसीज का कहा जाता है। हर आदमी एक ही स्पीसीज मतलब एक ही जाति का है। ऐसा क्यों है? पूरा दुनिया है, पूरा दुनिया में कितना देश है, हर आदमी बिल्कुल उसी आकार का है। बस हम लोग बस अपने से बना लिए हैं कि आप इंडियन हैं, यू आर अमेरिकन है, तू पाकिस्तानी है, तू रूस का है, रशिया, तू जापानी है, तू जर्मन है, तू अंग्रेज है, तू साउथ अफ्रीका का है, ये अलग अलग बना लिए हैं। अच्छा, विभिन्नता हम लोगों में अगर तुम बताओ मत, खड़ा कर दो एक साथ खाली, तो लगभग कम ही पता चलेगा कि वो कहाँ का है। लेकिन जैसे ही बोला जाएगा, अब देखो जातीय में देख लो, तुम किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हो, एक के चिफा में खाओ, तनिए पता चला कि एगो पंडित था और एक SC ST कास्ट का था। अब देखो घृणा अब उत्पन्न होगा, जब तक जाति नहीं बताया गया घृणा उत्पन्न। जैसे ही खाली जाति कोई कह दे आके, अरे किसके साथ खाना खा रहे हैं, इसको जानते हैं बढ़िया से, जैसे ही उसका खाली जाति बता दे घृणा उत्पन्न हो जाएगा वहां से। अभी चुनाव हो रहा है ना, राहुल गांधी कह रहे जातिगत जनगणना कराएंगे, तो बीजेपी सरकार वाला खिसियाया है सब कि आप जातिगत जनगणना कराना काहे चाहते हैं, जाति सबका बताने के लड़वाइएगा सबको एक दूसरे से, क्या जरूरत है उतना कराने का। अब जाति बता दीजिएगा तो सब ढंग से। आप कह रहे हैं कि हम सबको एक साथ जोड़ना चाहते हैं, तो जाति काहे पूछ रहे हैं सबसे, खाली भारतीय कह दीजिए। तो ना, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो अब तोड़ना, हम सही बता रहे हैं, अगर वैसा हो जाए, स्कूल में ड्रेस वगैरह क्यों चलता है, ये सब मिटाने के लिए, ये सब मिटाने के लिए कि भेदभाव मिट जाए, सबको एक जैसा बैठे, एक जैसा लगे, क्योंकि कपड़े से ही, वेशभूषा से ही वो पूरा उसका बायोडाटा पता चल जाता है। तो इसीलिए वहां से वो कपड़ा ही हटा दिया गया, बोला कि एक जैसा सबको कपड़ा पहनाओ। तो ये जाति, हाँ उसमें भी कोई जान गया था, ठीक, नहीं जाना था, अलग अलग है। तो क्या कारण है? तो मानवों में अंतर जनन, देखो आप क्या कारण है कि मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं, तभी मानवों में अंतर जनन संबंध स्थापित होते हैं। एवं ऐसा कोई जीव वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर अलग अलग रंग रूप वाले मानवों को अलग अलग स्पीसीज के संबंध होना सुनिश्चित किया जा सके। सबसे बड़ा अंतर है कि मानवों में जो है अंतर जनन की जो प्रक्रिया है वो हर मानव का एक जैसा है, और कोई ऐसा परमाणु उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर हम लोग कहें कि ये आदमी दूसरे स्पीसीज का है और ये आदमी दूसरे स्पीसीज का है। तो हाँ जाओ, तो यही दो कारण है कि अलग अलग भिन्न भिन्न दिखाई देने वाले भी एक ही सदस्य कहा जाता है। अगला, हम किन का परमाणु के आधार पर कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है? स्टेन लीमिलर और हेराल्ड सी उरे ने 1853 ईस्वी में अपने प्रयोग द्वारा यह साबित किया कि जीवों की उत्पत्ति जैविक पदार्थों से हुई है। उन्होंने जल के उस ऊपर एक ऐसे वातावरण की रचना की जिसकी कल्पना पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले की गई थी। उस वातावरण में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, सल्फर अणु थे, परंतु ऑक्सीजन नहीं था। वातावरण का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रखा गया। गैसीय मिश्रण में वायुमंडल जैसी बिजली का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोड की मदद से चिंगारियां उत्पन्न की गई। एक सप्ताह के बाद देखा गया कि मीथेन 15% अमीनो अम्ल में बदल चुका था, जिससे प्रोटीन बनता है। इस प्रकार प्रोटीन से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। मतलब क्या है? जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुआ है। ये किस प्रमाण पे? देखो, आज से अगर चलोगे 10,000 साल पहले, 10,000 करोड़ साल पहले, तो पूरा उथल पुथल था। वो धरती का तापमान बहुत ज्यादा था, 1000 डिग्री सेल्सियस तक था। धीरे धीरे पृथ्वी शांत हुआ है। फिर पहला जीव जो उत्पन्न हुआ है वो पानी में हुआ था, जलीय जीव आए थे। तो फिर जलीय जीव के बाद में धीरे धीरे बहुत सारा परिवर्तन हुआ और लास्ट में ये आदमी बन गए। लास्ट में आदमी बन गए। तो ये कुछ प्रमाण कैसे किया गया?
तो देखो क्या दिक्कत है, कुछ खा रखा जी, क्या दिक्कत है, कुछ हो, कुछ ना है कि क्या कर रही है जी? ऐसे से घुमा के पेन लीक कर दी और फिर दूसरे में लपेट रही है, सबको की छींटा पड़ गया। जाने दो, घर जाके सब सरफ से धो लेना, अब बक बक मत करो। ऐसा देखो, पड़गीत की सब निशानी है। खाना बनाने वाले का देह पर कुछ खाना ना पड़े, आप लोग पढ़ने वाले हैं तो आप लोग का इनके ना पड़ेगा, बुझा गया ना? खाना खाते समय जूठा शरीर पे गिरता है, होता नहीं सा? कितना पानी पीता है, देखे पानी पीते पीते दोनों ओर से पानी गिर जाता है उसका। अरे तो पानी पीता है, अरे दोनों ओर से पानी गिर जाता है उसका, इधर से गोरे से गोरे से। वो आता ना का हड़बड़ा के पानी पीता है, विकास क्या गिरता है, क्या कह रहे हैं, लोटा से। देखो जी, जब ऐसा किया गया तो सबसे पहले मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन वगैरह के देखो किया क्या गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक वातावरण बनाया गया जो बहुत पहले कहा गया था कि ऐसा ही वातावरण था। और जब ऐसा वातावरण बनाया गया तो अमोनिया जो है 15% एमिनो अम्ल में बदल चुका था और प्रोटीन बनना शुरू हो गया था। इससे पता चल गया कि वो इस जीवन का उत्पत्ति जो हुआ है किससे हुआ है, प्रोटीन से। विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? तो जीवाश्म का अध्ययन करके उसकी उम्र का पता लगाते हैं, उसकी रचना से वर्तमान समय में पाए जाने वाले जीवों का रचना का मिलान करते हैं। इस प्रकार जीवन विशेष के विकास का शाखा का पता चलता है। इसे जीवों के पूर्वजों को खोजने तथा पहचानने, विकास की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। जाओ जिस तो हाँ, तो 9:30 बज गया, अभी छुट्टी करें? नहीं छुट्टी करेंगे, हम 9:30 बजे से एक सेकंड पहले छुट्टी नहीं करेंगे। अभी 9:18 हो रहा है, अभी 9:18 हो रहा है। जिसको जाना है जाओ, डिस्टर्ब मत करो, बस चुप, अब कोई ना बकबक करेगा। जिसको जाना है जाओ, डिस्टर्ब मत करो। विकास के आधार पर आप क्या बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, छिपकली और चिंपैंजी में किसका विकल्प उत्तम है? अपने उत्तर की व्याख्या करें। अच्छा बताओ, जीवाणु आजो है कि नहीं है? आज ही मिलता है। मकड़ी आजो है कि नहीं है? ये मकड़ी को तो मरिए जाना चाहिए था आपसे, इन लोगों में विभिन्नता नहीं आता है जी। विभिन्नता आता होगा तभी तो जी रही है, इन लोगों में विभिन्नता कैसे आ जा रहा है? ये मकड़ी ना रहती तो जाल नहीं लगता कहीं। छिपकली आजो है और चिंपैंजी भी, चिंपैंजी नहीं आते, बंदर कहीं को भाई है, ओकर जैसन है, उसी को कहा जाता है चिंपैंजी। लंगूर को लंगूर जैसा होता है। अब देखो है जबराओ, जब मतलब कह रहा है कि इन सब में सबसे अच्छा विकल्प किसका है, कौन अभी तक है? अब देखो ये चारों है। पृथ्वी पर जब जीवन का विकास हुआ था, जीवाणु सबसे पहले बने थे। युगों बाद भी अपने अस्तित्व को क्या रखे हुए हैं वो, अभी भी उन लोगों में विभिन्नता रहे तभी तो रह रहा है। अब देखो कोरोना वायरस विभिन्नता उत्पन्न कर ले रहा है अपने में। उन्होंने पर्यावरण में आने वाले परिवर्तनों को सफलतापूर्वक झेला है और उसके अनुसार अनुकूलन किया है। इसीलिए विस्तार के आधार पर पूर्ण रूप से सफल और सार्थक है। इसी प्रकार मकड़ी, छिपकली, चिंपैंजी भी अपने अपने
को विपरीत परिस्थितियों में ढालने का प्रयत्न किया है। इसीलिए इन सभी में नहीं कहा जा सकता है कि किसका विकल्प उत्तम है, नहीं बताया जा सकता है कि किसका विकल्प उत्तम है, कौन अच्छा है, क्योंकि सब तो जिए रहा है। रुधिर वर्ग कैसा होगा? आप लोग पता है कि रुधिर वर्ग को टाइप होता है? मानव शरीर में कई प्रकार का रुधिर मिलता है? 4 प्रकार का मिलता है। कौन प्रकार का मिलता है? 4 प्रकार का। ए बी ओ, ए बी और ओ, 4 प्रकार का रुधिर वर्ग मिलता है। ये चारों प्रकार का रुधिर वर्ग समझ लो माता पिता के अनुसार ही मिलता है। अगला संतान में जो रुधिर वर्ग जाने वाला है वो माता पिता के द्वारा ही मिलता है। देखो कैसे रुधिर वर्गों को 4 वर्गों में रखा गया है, ए बी और किसी व्यक्ति का भी रुधिर इन्हीं 4 वर्गों में से कोई एक हो सकता। अब तो ब्लड ग्रुप जांच हो जाता है। आप लोग को अपना अपना ब्लड ग्रुप पता है? किसी को नहीं पता है? स्कूल में जांच नहीं हुआ है कभी? जाने तो जरूरत कुछ ही है। जबराव जी, हाँ बोलो। कॉपी चेक कोई भी नहीं करता है, ब्लड चेक होगा। बात तो सही है, बात तो सही है। ये रुधिर वर्ग एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है। उस जीन का 3 रूप होता है, आई बी आई ओ। अब सुनो, IA और IB एक दूसरे पर प्रभावित नहीं होते, परंतु IA और IB दोनों ही IO पर प्रभावित होते हैं। मतलब IA और IB जो होते हैं एक दूसरे पर प्रभावित नहीं होता है, लेकिन IA और IB IO पर प्रभावित होता है। कैसे? यद्यपि रुधिर के लिए मात्र 3 ही जीन प्ररूप होते हैं, परंतु किसी व्यक्ति में इन तीनों में से कोई भी 2 हो सकते हैं, जिसे हम जीनोटाइप कहते हैं। अब सुनो, यदि जीन का संयोजन IA और IA है, अगर माता पिता में भी IA और IA है, तो व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा? लेकिन अगर पिता में चाहे माता में एगो में IA है और एगो में IO हो, तो IO पर तो हावी हो जाएगा। IO पर क्या हो जाएगा? वो मतलब क्या है? देखो, IA और IB को अगर लड़ाया जाए तो एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, लेकिन IA और IB अगर IO से लड़ते हैं तो जीत जाते हैं। तो अगर IA और IO मिला तो फाइनल में क्या मिलेगा? IA और IB IO मिला तो क्या मिलेगा फाइनल में? IB। समझ में आ गया? तो अब देखो, यदि व्यक्ति का रुधिर वर्ग IA IO हो तो रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा उसका? A। अगर जीनोटाइप IB IB तो रुधिर वर्ग क्या होगा? परंतु जीनोटाइप IB IO है तो भी क्या होगा? अब अगर मान लो कि माता पिता में अलग अलग हो जाए दोनों, एगो में IA है एगो में, तो दोनों तो लड़ नहीं सकता है, तो दोनों मिल जाता है। क्या हो जाता है? उसी बच्चे का जन्म जो रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा? AB। अगर ये खुद दोनों आ जाए तो फाइनली क्या होगा? रुधिर वर्ग को होता है 4 गो, AB और इसको कहा जाता है सर्वग्राही। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है सर्वदाता। अगर रो ग्रुप का आपका खून है तो आप हर किसी को खून दे सकते। अगर आप AB ग्रुप वाले हैं तो हर किसी से ब्लड ले सकते। ये सर्वग्राही है और ये खून किसी को भी चढ़ाया जा सकता है और ये किसी से भी खून ले सकता है। लेकिन अगर A ग्रुप वाला है तो B वाला नहीं चढ़ेगा। B चढ़ेगा तो क्या होगा? पूछिए, मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा वो। A को यही चाहिए, नहीं तो ये चाहिए O, A चाहिए नहीं तो अब B को B चाहिए नहीं तो O। A B कौन ले लेगा? O किसी को भी दिया जा सकता, लेकिन O को वो ही चाहिए। फिर O को वो चाहिए लेकिन O किसी को दिया जा सकता है। नहीं समझ में आया? अगर कहीं गड़बड़ हो गया, अगर आप वो क्या कहा जाता है
कोरोना काल के डॉक्टर होंगे चाहे ऑनलाइन पढ़ के डॉक्टरी किए होंगे, तो फिर उसमें ज्यादा पेशेंट मरने का चांस उसी में आता है, क्योंकि वो चेंज हो सकता है, चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है, कभी कभी परिवर्तन भी तो हो सकता है, जीन में कहीं परिवर्तन हो गया तो हो सकता है उसमें भी कुछ दिक्कत हो, परिवर्तन हो जाए, लेकिन ज्यादातर हो जाता है। अब चेक कराना जाके घर सबको पकड़ के लीजिए, चलो सन ब्लड ग्रुप देखेंगे। जी भालू का, आज हम पढ़ के आयल बनी, आज हम चेक करब अपन। मरबो करेंगे सब लोग तुमको। अनुवांशिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? अनुवांशिकता से संबंधित मेंडल के द्वारा जो किया गया प्रयोग था उसी को कहा जाता है अनुवांशिक इंजीनियरिंग। क्या कहा जाता है? मेंडलवा जो प्रयोग किया था ना, ओकरे के क्या कहा जाता है? एक अध्ययन से पता चलता है कि हल्के रंग के आंखों वाले बच्चों के माता पिता के भी आंखें हल्के रंग की होती है। इस आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि आंखों का हल्का रंग प्रभावी लक्षण है या अप्रभावी? आप बताओ। माता पिता का भी लक्षण, आंख जो है तनका भूरा रंग का ना होता है, और कोई की आंखिया एकदम करिया होता है। खैर किसी का मुंह में पूरा करिया हो जाता है। आंखिया जिसका करिया होगा उसका हो सकता है कि बच्चे का भी आंख का रंग कैसा होने जाएगा, करिया हो जाए। तो ये प्रभाविता का नियम तो आता ही है, आता नहीं है? अब प्रभाविता का नियम, विरोधी का नियम कब आएगा? जब करिया ना हो। जैसे भूरा माता पिता का आंख था और लड़का का काला निकल जाए, तो प्रभावी कहां था? अप्रभावी हो गया ना, विरोधी लक्षण हो जाएगा। अब सुनो, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? तो आपको पता है कि आदमी में और औरत में मिलाकर के टोटल 46 को गुणसूत्र होता है। 23 को गुणसूत्र में से 22 को अलिंगी होता है, और एक को क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। 23वां जोड़ा जो लिंग में, तो अब देखो ये गुणसूत्र XY और XX होता है। प्रजनन क्रिया में निरंतर विभाजन से ही जनन संभव हो पाता है। इस प्रकार नर एवं मादा जनकों की बराबर भागीदारी द्वारा लैंगिक जनन की प्रक्रिया में संतति की रचना होती, यानी कि माता और पिता का अगर बराबर भागीदारी रहेगा तभी संतान का उत्पत्ति हो सकता है, क्योंकि इधर से पिता की तरफ से XY और माता की तरफ से क्या चलता है? XX। तो ये तभी जाकर के नया संतान उत्पन्न हो सकता है। तो XX आ जाएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इस तरह से चैप्टर खत्म हो गया।